हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, अभी कल ही इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है। जो हमारे उत्तरकाशी में 41 मजदूर भाई जो फंसे हुए थे उनको सकुशल निकाल लिया गया। और आप देखिए, किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी चीज़ अचीवमेंट्स होती है, जहाँ पे आप सोचिए कितनी ऑर्गन मशीन्स हो गई, सारी चीज़ें फेल हो गई। कल आई होप आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। हम किसी को भी कटाक्ष तो कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिस तरीके से हमारी, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारत भारत सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, और जितनी 19 एजेंसियां जो इसके साथ लगी थी, वे सभी अपने आप में एक अप्रतिम है। मतलब उसकी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जिन 41 लोगों को सोचिए आप जिंदगी मिली है, उनके लिए कितना बड़ा उत्सव है कल, जो कि दीपावली के दिन लगभग 17 दिनों का समय रहा। आप सोच के देखिए, उस जगह पे अपने को रख के देखिए कि रूह कांप उठे। जिसकी जिंदगी की बात होती है ना, वही समझ सकता है। बाकी तो लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको समझ जानकारी ही नहीं होगी, अभी भी ऐसे लोग हैं। लेकिन फिलहाल एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक के हमारा कर्तव्य है कि जिस तरीके से उन लोगों ने इस काम को पूरा कामयाब किया, इस मिशन को, ऑपरेशन जिंदगी, जो कि इतना बढ़िया कदम था कि आप, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो हमारे, जो एक तरह से आप सही पूछिए तो मशीन के साथ साथ जो मानव ड्रिल, जो वर्टिकल ड्रिलिंग में जो मानव के द्वारा की गई, अंत में मानवों के द्वारा जब मशीन काम नहीं की, तो मानव के द्वारा लोगों को निकाला गया, जो अन्य लोग मशीनों के द्वारा जो काम नहीं हो सका। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी सरकार, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कहा जाता है, हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है, हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वो सरकार ऐसे मौकों पे हमें समझ में आता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देखते ही होंगे, लेकिन जब भारत में लोग संकट में होते हैं, चाहे वो खाद्यान्न समस्या को लेके हो, किसी भी चीज में, तो सरकार सबसे पहले अभिभावक के रूप में आके आपकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, यही एक आप देखिए एग्जाम्पल है कि आपके साथ खड़ी होके आपकी हर समस्या में लग के और लोगों को निकालने का। सोचिए जिस तरीके से कल आप प्रयास हुआ, आपने देखा होगा यदि लाइव टीवी के माध्यम से, कितनी जद्दोजहद की गई, कितने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो आपदा मोचन बल है, कितना रिस्क लेके, कितने दिनों की मशक्कत के बाद जो लोगों को निकाला। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार कदम था। चलिए फिलहाल आज हम अपने विषय पे बात करें। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने युद्ध हुए हैं, हाँ जितने युद्ध हुए, सब पे चर्चा एक ही क्लास में होगी। अब आप ये खुद विचार करिएगा, क्या ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बताइए, आप हर जगह के बाद पढ़ते होंगे, एक पेज पे यहाँ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्लासी का, बक्सर का, वो सभी चीजें। तो आज हमारी पूरी क्लास जब ये खत्म होगी तो सारे युद्ध आपको याद होंगे। और 102 बार वीडियो देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट दिया करिए यदि पढ़ना है तो जेन्युइन तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब शो ऑफ करने का समय नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो आज डेटा आया है, आर ओ में लगभग 10 लाख लोग, 10,69,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम कितना टफ रहेगा अपने आप में। तो इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब पढ़ाई होगी। तो चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं। भारत, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सभी युद्धों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें क्या था, जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खां, बंगाल के नवाब को एक तरह से षड्यंत्र के थ्रू, जो उनके सेनापति थे मीर जाफर, मीर कासिम और राय दुर्लभ, ये सभी लोगों का विश्वासघात किया था। और इसके वजह से ही जो अलीवर्दी खां थे, इनकी मृत्यु हो गई। एक तरह से ये षड्यंत्र, एक तरह से छद्म युद्ध था। तो अंग्रेजों को ये पहली सफलता प्राप्त हुई। और इसी के बाद जो आपको दीवानी, जो बंगाल, मद्रास और
बंगाल में, मद्रास और बम्बई में जो इनको अधिकार मिल गया था एक तरह से, तो उसी के बाद ही मिला। और जो बचा हुआ था वो 1764 में मिल गया। वो तो एक जेन्युइन लड़ाई थी। तो प्लासी का युद्ध ऐसे था, कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। इसमें 3 सेना थी। अवध के नवाब, ठीक, अवध के नवाब, मीर कासिम, और कौन थे? बंगाल के नवाब। तो इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। लेकिन ये बात सत्य है कि अंग्रेजों का इसमें जो प्रशिक्षण, जो कौशल था, वो बहुत ही शानदार था और अंग्रेजों के द्वारा इसमें विजय प्राप्त की गई। और इलाहाबाद की इसके बाद 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को 2 संधि हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी, पूछता है, इतना कारण पूछता है एग्जाम में। मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक है और सारी चीजों को कवर करना है। तो बक्सर की युद्ध के बाद 2 संधियां हुई, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। याद रखिएगा 64 में युद्ध हुआ, 65 में संधि हुई थी। अब आप अंग्रेजों का गेम देखिए, एक तरह से क्रिकेट मैच की तरह ये खेलते थे। जैसे जब ये हारने लगते थे तो संधि कर लेते थे, ये जीत रहे हैं तो फिर मार देते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। सहायक संधि इनकी हो गई, व्यपगत का सिद्धांत हो गया, घेरे की नीति, ये सभी इनके अस्त्र थे जिस तरीके से ये कब्जा करते थे। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आंग्ल कर्नाटक वार, एंग्लो कर्नाटिक वार हुआ था। कब से हुआ था? तो 1746 से 1748। कब हुआ था? 1746 से 48। रीजन क्या था? जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, इतिहास में आप पढ़े होंगे, ऑस्ट्रिया के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो भी इसी से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था उस समय। होता क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसी जब कहीं पर भी लड़ते थे, तो जैसे होता क्या है कि आप कहीं बाहर रह रहे हो और वहां पे मान लीजिए आपके घर में कोई लड़ा तो आप लोग भी लड़ ले, तो इसी तरीके से इन लोग का चलता था। अंग्रेज फ्रांसीसी जहां होते तो वहीं लड़ लेते थे। तो ध्यान रखिएगा 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया गया था। उस समय डुप्ले था। डुप्ले जो गवर्नर था बहुत ही शानदार व्यक्ति था, बहुत बहुमुखी प्रतिभा थी उसकी। यदि वो होता तो अंग्रेज तो भारत छोड़ ही दिए होते और फ्रांसीसियों का कब्जा होता, जिस तरीके से उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो चलिए फिलहाल इन्होंने क्या किया, जो बॉर्नेट महोदय थे, उन्होंने जो फ्रांसीसी जलबेड़े को पकड़ लिया। क्या किया? फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। और ये भी एक युद्ध का कारण था। इसमें हुआ क्या, ये सारे कारण थे, इसके परिणाम क्या रहे? तो एक्सला सापेल की संधि हुई। याद रखिएगा, संधि पूछता है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई थी? तो एक्सला सापेल की संधि हुई थी। इसमें क्या था, तो मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया और जो जल सेना का इसमें बहुत महत्व था, याद रखिएगा। ठीक, इसमें अंग्रेज जब हारने कुछ लगे तो इन्होंने एक्सला सापेल की संधि की और अंग्रेजों को, जो मद्रास था, पुनः वो अंग्रेजों को दे दिया गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो द्वितीय एंग्लो कर्नाटक वार। 3 हुए हैं कर्नाटक वार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा। तो द्वितीय एंग्लो कर्नाटक वार 1749 से 1755। इसमें क्या था, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। लगातार जब वो जीत रहा था तो क्या किया, भारतीय जो देशी राजे राजवाड़े थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसमें 2 जगह के उत्तराधिकार का मामला था, एक तो हैदराबाद था, दूसरा बंगाल था। हैदराबाद में क्या हुआ था, जो हैदराबाद में इसने क्या किया, डुप्ले की भारतीय राजवाड़ों में यह विवाद महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था और जो सिंहासन विवाद था एक तरह से, याद रखिएगा। इसमें नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, और बंगाल में क्या था, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग थे और बंगाल में कौन थे, तो चंदा साहब और अलीवर्दी खां। तो क्या हुआ था इसमें, तो जब हैदराबाद के नवाब खत्म की डेथ होने के बाद उनका जो पुत्र था नासिर जंग, उसको गद्दी मिलनी थी। ध्यान से सुनिएगा बातों को। हैदराबाद के नवाब जो थे उनकी मृत्यु के बाद नासिर जंग को गद्दी मिलनी थी कि वो राजा बनेगा। लेकिन जो इनका भतीजा था मुजफ्फर जंग, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि हम राजा बने।
तो उसने विरोध किया। और उधर क्या हुआ था, जब बंगाल के नवाब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो थे अलीवर्दी खां, ये इनको राजा बनना था, लेकिन क्या हुआ, चंदा साहिब, उधर चंदा साहिब अपनी महत्वाकांक्षा थी कि हम राजा बने। तो डुप्ले देखिए, जो दूसरा पक्ष था उसके साथ, यानी जिसको नवाब बनना था उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। इसने क्या किया, हैदराबाद में जो चंदा साहब, जो नासिर जंग तो उनको बनना था, जो मुजफ्फर जंग थे उनके साथ डुप्ले खड़ा हुआ, और उधर यानी फ्रांसीसी खड़े हुए। और जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पे कौन किसके साथ दिया, तो चंदा साहिब का। और लड़ने के बाद अंग्रेजों को हरा के इन्होंने प्राप्त तो कर लिया, डुप्ले विजयी हो गया इस युद्ध में। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, अंत में पांडिचेरी की संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक वॉर में पांडिचेरी की संधि होती है। इसमें शायद क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों विजित क्षेत्र वापस करेंगे। इसमें कहा गया जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं, जो जो क्षेत्र को जीते हैं उसको एक दूसरे को वापस करेंगे, और इसी के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें तृतीय एंग्ल कर्नाटक वॉर की, तृतीय एंग्ल कर्नाटक वार में 1765 से 1763, 1765 से 1763 यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। क्या था, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। इसमें अंग्रेज तथा इसमें क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों फिर से लड़ गए। सप्तवर्षीय युद्ध वहां चल रहा था तो यहां पर भी ये आपस में भिड़ गए थे। ठीक, इसके साथ ही क्या हुआ, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। सबसे पहले में कौन सी हुई थी, एक्सला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक वार में क्या हुई, पांडिचेरी की। और तृतीय कर्नाटक वार में पेरिस की संधि। इसमें फ्रांसीसी सेना का कहा गया कि जो फ्रांसीसी है उनको सेना नहीं रखने दिया जाएगा। और क्या हुआ, इसमें जो चंद्रनगर का क्षेत्र था वो फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया, यानी युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इन लोगों का दृष्टि कहां पड़ी, कर्नाटक के बाद मैसूर में। कर्नाटक धीरे धीरे करके ये जीत ही लिए षड्यंत्र के माध्यम से। अगली इनकी दृष्टि पड़ी मैसूर पे। इसमें दो व्यक्ति थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे, याद रखिएगा, मैसूर का क्षेत्र। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। हैदर अली व फ्रांसीसी इसमें के आक्रमण के, इसमें क्या था, जो हैदर अली था उसकी फ्रांसीसियों के प्रति मित्रता बहुत अधिक हो रही थी, उनसे घनिष्ठता बढ़ रही थी, तो उसी का परिणाम था यह युद्ध। तो इसमें क्या था, जो हैदर अली था उसने मराठा और निजाम जो थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजों पे वार किया। और ये इस विजय में, ये भी कूटनीतिक व्यक्ति था, तो ये इस विजय, इस जो युद्ध था इसमें विजय प्राप्त कर लिया। किसको शामिल किया था, मराठा और निजाम को, याद रखिएगा। इसमें फिर मद्रास की संधि हुई और जो हैदर अली जो थे वो विजयी हुए इस युद्ध में, याद रखिएगा। जब विजयी हो गए तो मद्रास की संधि हो गई। आपको पता है जब ये हारते हैं तो तुरंत संधि कर लेते हैं। ये इससे ये पता चलता है कि हम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहें, यदि मान लीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा तो आगे अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, 1780 से 84 हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ये भी था। इसमें क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई, जो मराठा और निजाम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के साथ थे, वो अब किसके साथ हो गए, अंग्रेजों के साथ, और हैदर अली की मृत्यु हो गई इसमें। और साथ ही मंगलौर की संधि हो गई। ठीक, मंगलौर की संधि में ये था कि हम अब, अंग्रेज जो थे उन्होंने कहा कि मैं अब आक्रमण मराठों पे नहीं कर, मैसूर पे नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आया। द्वितीय समझ में आया आपको, 1780 से 84 के बीच। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक था, तो 1790 से 92, टीपू सुल्तान और हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, याद रखिएगा। फिर से सुनिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच था। इसमें क्या था, त्रावणकोर पर आक्रमण, और ये अंग्रेजों का मित्र था जो डच थे। इन्होंने क्या किया, रिजवेल्ट एक दुर्ग था, रिजॉर्ट दुर्ग था, उस पे टीपू सुल्तान अपना अधिकार चाहता था, लेकिन ये डचों के पक्ष में था और त्रावणकोर पे इसने आक्रमण किया। और त्रावणकोर किसका था, जो अंग्रेजों के मित्र थे उनका था। अब फिर वही मुद्दा फंस गया, फ्रांसीसी और अंग्रेजों का युद्ध शुरू हो गया, इसमें मैं हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा।
फिर क्या हुआ, मैसूर में हैदर अली जो टीपू सुल्तान था उसका और अंग्रेजों का फिर युद्ध होने लगा। तो इसमें क्या हुआ, जो अंत में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और श्रीरंगपट्टनम की संधि एक तरह से इनके लिए अपमानजनक संधि थी। क्यों थी? क्योंकि इनको सहायक संधि इनके ऊपर लाद दी गई थी। एक क्या किया गया, मैसूर के एक बड़े भाग को कब्जा कर लिया गया, और जो छोटा भाग था उसमें भी उसको भी सहायक संधि के तौर पे अपने में ले लिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 99, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 92 से 94। सहायक संधि को ठुकरा दिया गया और इसी में टीपू सुल्तान को मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, कारण और परिणाम पूछता है, संधियों के बारे में भी पूछता है, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब मराठा भी अपने आप में एक तरह से बार बार उभर रहे थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य मराठाओं का क्या था, अंग्रेज उनमें घुस नहीं पा रहे थे, तो इन लोगों ने, इनका क्या उद्देश्य था, जो मराठा थे ये आपस में ही भिड़ने लगे थे। मराठों का आपसी संघर्ष और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेज क्या करते थे, जैसे कहीं पे कोई आपस में भिड़ा तो वहां पहुंच जाते थे कि हमें अगर मौका मिल जाए तो हम ही राजा बन जाएं, हम ही वहां क्षेत्र को कब्जा कर लें। इतनी सारी संधियां, इतने सारे इनके तौर तरीके थे, अस्त्र शस्त्र लेके चलते थे जिस तरीके से, ये कभी व्यक्तिगत नीति हो गई, सहायक संधि, घेरे की नीति, तो अपना व्यवस्था करके चलते थे। तो इनकी महत्वाकांक्षा थी ही राजा बनने की। और इसमें क्या हुआ, जो रघुनाथ राव था उसकी पेशवा हुआ क्या था, जब इसमें माधवराव की मृत्यु हुई, तो जो नारायण राव की जब मृत्यु हो गई, प्रथम आंग्ल मराठा में याद रखिएगा, जब नारायण राव की मृत्यु हो गई तो माधवराव को पेशवा बनना था, लेकिन जिनके जो भतीजा था उस रघुनाथ राव, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं राजा बन जाऊं, और वो उसी महत्वाकांक्षा को लेकर अंग्रेजों के पास गया कि हमें साहब राजा बना दीजिए। अब अंग्रेज अपने आप में दिमाग लगाते थे कि चलो ठीक है, तो इनके साथ गेम खेल रहे थे। इनके साथ इन्होंने क्या किया, सूरत की संधि की। सूरत की संधि में कहा कि चलिए आपको मैं राजा बना दूंगा। फिर जब ये बात इंग्लैंड पता चली तो कही सूरत की संधि बेकार है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि में क्या, जो सूरत की संधि हुई थी वो तो सही थी, तो मतलब ये आपस में ही इनको इतना नचा रहे थे कि रघुनाथ राव को समझ में नहीं आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद हुआ क्या था कि सालबाई की संधि 1782 में हुई। माधव राव जो थे उनको पेशवा बनाया गया, जो रघुनाथ राव थे इनको पेंशन दिया गया, और सालसेठ द्वीप का मैं हम लोग जीत नहीं पाए तो आप सालसेठ द्वीप रख लीजिए, आप पेंशन पे चले जाइए। ठीक। नेक्स्ट हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 में बसीन की संधि की जो अपमानजनक संधि थी उसका बदला। बसीन की संधि जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, अब मराठाओं पे सहायक संधि लाद दी गई थी। सहायक संधि मैंने बताया है पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, यहाँ पे अभी बताएंगे तो फिर बहुत टाइम आपका जाएगा। ठीक। तो सहायक संधि, इसमें क्या हुआ, बसीन की संधि का अपमान का इन्होंने बदला लेने के लिए। ठीक। इसमें क्या क्या है सुनिएगा, किसके साथ कौन सी संधि हुई थी पूछता है। देवगांव की संधि 1803 में भोसले के साथ हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में भोसले के साथ। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया के साथ। सुरजी अर्जन गांव की सिंधिया के साथ। देवगांव की भोसले के साथ। राजपुर घाट की संधि होलकरों के साथ हुई थी। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। याद रखिएगा, ये तृतीय आंग्ल कर्नाटक। द्वितीय, ये राजपुर घाट की संधि कब हुई थी, 1805 में होलकर के साथ। नेक्स्ट यदि हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पे, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1817 से 1818 के बीच। जो अप्पा साहिब थे, अप्पा साही जो थे, इनको पेशवा बनना था। ठीक, याद रखिएगा। अब इनकी महत्वाकांक्षा थी कि पेशवा हम बन जाएं। ठीक। और इन्हीं की महत्वाकांक्षा में फिर अंग्रेजों ने इनके साथ नागपुर की संधि कर ली। ठीक। और नागपुर की संधि कब की, तो 1816 में। याद रखिएगा, 1816 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। नागपुर की संधि कब हुई थी, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आंग्ल सिख युद्ध पे बात करें, 1845 से 1846। सिख के बारे में मैंने सिख धर्म के बारे में मैंने उनके 10 गुरुओं पे एकदम विस्तृत तरीके से वीडियो बनाया है। यदि नहीं देखा है आपने तो उसको देखिए।
बात करें आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा क्या है? महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश जो समय था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। हुआ क्या था, महारानी जिंदल जो थी, इनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम कब्जा कर लें, ठीक, साथ कि हम राजा बन जाएं और अपना क्षेत्र सबसे ज्यादा हमारे पास आ जाए। और अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेज साम्राज्य विस्तार में लगे ही थे, कहीं मौका पाए तो घुस के अपना काम निकाल लेते थे, लड़वा देते थे आपस में। तो हुआ क्या था, इसमें लॉर्ड हार्डिंग का उत्तेजक बयान, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था कि जो सिख जो क्षेत्र है उसको हम अपने कब्जे में ले लें। और जब ये लॉर्ड हार्डिंग भारत में आए, जब इन्होंने कारबार संभाला, जो सेना इनकी कम थी उसको बढ़ा के 32,000 से ऊपर कर दिया। तो सिख थे, उनको लगा डर कि हमारे क्षेत्र को कब्जा, बयान भी दे रहे हो आप, सैनिक भी बढ़ा ले रहे हो और कब्जा भी करने के मूड में हो, तो इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को हुई थी, ध्यान रखिएगा, 9 मार्च 1946 को सहायक संधि पर इन दो को हस्ताक्षर करा दिया गया, ध्यान ठीक रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49। इसमें क्या था, जो सहायक संधि जब जबरदस्ती कराओगे तो लोग परेशान होंगे ही। तो लाहौर की संधि जो थी से अंग्रेजों की मंशा समझ में आने लगी थी। जो लाहौर की संधि जब इन्होंने सहायक संधि बात कर दी तो अंग्रेजों की मंशा लोगों को समझ में आने लगी। तो ये क्या कह रहे थे, जो महाराजा दलीप सिंह थे वो अल्पवयस्क थे, तो यहाँ के वहां के जो सरदार थे पंजाब के, उनको इन लोगों ने कहा, जो अंग्रेज थे, कि आप अब ऐसा करिए, जो हमारे गवर्नर जो ब्रिटेन में बैठे हैं उनको कह दीजिए कि हमारा राजा अभी अल्पसंख्यक है, हमें संरक्षण की आवश्यकता है, तो हम आपके ऊपर थोड़ा दिन और रह लेंगे। मतलब ये शासन करने के लिए दिमाग देखिए। और जो अंग्रेजी जो कुछ सरदार थे वो इनके साथ मिल गए थे कि ठीक ठीक हम आपके लिए बात कर लेंगे। और हुआ भी यही कि जो दलीप सिंह थे, जो अल्पवयस्क थे, उनके जो अल्पवयस्कता का फायदा उठाया इन लोगों ने और अंग्रेजों के शासन को फिर रहने दिया। और फिर रीजन वही हुआ कि जब इन्होंने रहने दिया तो जो इसमें लाल डलहौजी थी, लाल डलहौजी ने कारोबार संभाला और व्यवगत की नीति उसने ले दिया। तब फिर अंग्रेजों का जो सिख थे उनका विरोध बढ़ने लगा और यही परिणाम था जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1848 से 49। हुआ क्या था, चिलियावाला एक जगह पड़ती है, पूछता है कब हुआ था। चिलियावाला में अंग्रेजों को काफी क्षति हुई, लेकिन जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात में अंग्रेजों ने सिखों को फाइनली तौर पे दमन कर दिया और अंत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। आप देखिए, पूरा मैंने सारी चीजों को बताया है, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, आंग्ल कर्नाटक वॉर हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, सारी चीजों को वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। आई होप आपने ले लिया होगा और वीडियो इसी तरीके से आपको दिए जाएंगे। अब आप बताइए, इतना प्रयास आपके लिए किया गया, क्या ये एक जगह आपको मिल सकता है? कई जगह से इसको सर्च करके पूरी वीडियो को बनाया गया है और सारे युद्ध जितने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हैं सबको जोड़ने के प्रयास किए गए हैं इसमें, सबको एक ही वीडियो में कंपाइल। अब आप इतनी देर की क्लास देखिए तो सारी चीजें आपकी कवर हुई ना। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। अब तो आपके पास तकनीकी है भाई कि आप 1 से 2 बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल के चला गया तो आपको समस्या है कि कहाँ से ढूंढेंगे। अब तो आपके पास सुविधा है, मोबाइल है, यूट्यूब है, प्ले करिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट दिए जाएंगे। आज हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सारे युद्धों को बताया है और इसी तरीके से आगे भी एक नए विषय पे आपसे बात करेंगे, नए टॉपिक पे चर्चा होगी। तो आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।